नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग संस्कृति IAS के टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे। ये टेस्ट सीरीज यूपी PCS समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित है। आप सभी को पता है दोस्तों, हाल ही में लोक सेवा आयोग ने RO के प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को बदल दिया है। पहले ये पेपर GS और हिंदी 2 शिफ्ट में अलग अलग होते थे। अब आपको एक ही शिफ्ट में यानी 3 घंटे में 200 क्वेश्चन GS और हिंदी के एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS ने कुल 10 टेस्ट कराया है। इन 10 टेस्ट में आपको 6 टेस्ट सब्जेक्टिव वाइज और 4 टेस्ट फुल लेंथ के देखने को मिलेंगे। आज हम लोग दोस्तों इसके पहले टेस्ट को शुरू करेंगे। इसके पहले टेस्ट के अंतर्गत पॉलिटी और हिंदी के सेगमेंट को कवर किया गया है। ठीक है, जिनमें से हम लोग इसके पॉलिटी वाले सेगमेंट को आज के इस वीडियो में देखेंगे, यानी GS वाले पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। देखिए दोस्तों, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन की बात करें तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये भी कथन सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख किया गया है कि संसद किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात जब संसद किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करती है तो राष्ट्रपति के संस्तुति से पूर्व उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, उपर्युक्त में से किसका मूल स्रोत उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य के मूल स्रोत की बात करें, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सभी उद्देश्य के मूल स्रोत हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद से में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, मूल कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख 51A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। KT शाह, TT कृष्णाचारी, KC वेयर, आइवर जेनिक्स। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। KC वेयर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 39 की बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता, क्या ये सही सुमेलित है।
तो देखिए दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है, न कि अनुच्छेद 39 में, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 43B की बात करें तो सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 48A में वन जीवों का संरक्षण, ये सभी सही सुमेलित हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है, न कि अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 की बात करें दोस्तों, तो इसमें सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामलों में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है? तो बताइए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि हर किसी विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में यह स्पष्ट किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल अधिकार के विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और राजभाषा का प्रयोग, इस विषय में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के द्वारा स्वीकृति प्रदान होना आवश्यक होता है। ठीक है, संशोधन की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार के संशोधन का जिक्र किया गया है। कितने प्रकार से संशोधन भारतीय संविधान में हो सकते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? तो पहला, साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, तीसरे संशोधन की बात करें तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। ठीक, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार के संशोधन का जिक्र किया गया है। पहला साधारण विधि के द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। ठीक, वहीं राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो देखिए, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए ये दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है, ये बात बिल्कुल सही है। वही मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी बात सही है। देखिए, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका दोनों कथन और कारण सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं? विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संसद के कार्य की बात करें दोस्तों, संसद का कार्य विधि का निर्माण करना,
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य संसद का है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है, तो ये भी बात सही है। यह नए लोकसभा के सदस्यों की शपथ ग्रहण कराता है, तो नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? प्रोटेम स्पीकर कराता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, या उपयुक्त सभी सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मूल अधिकार का जिक्र भाग 4 में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और इसे किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए से मूल अधिकार को लिया गया है। मूल अधिकार को दोस्तों भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल अधिकार के उद्देश्य की बात करें तो मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, तो मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं हम नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त की बात करें तो नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त ये किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को है, यानी डीपीएसपी को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, शांति का अधिकार, या फिर अवसर का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को शांति का अधिकार प्राप्त है। कैसे? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शांति के अधिकार को शामिल किया है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शांति के अधिकार को शामिल किया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शांति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है। ठीक, वहीं त्वरित सुनवाई का अधिकार और सूचना का अधिकार, अवसर का अधिकार इसकी बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत, किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं अवसर का अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, इन तीनों को यानी त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार और अवसर का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? तो इसे उसके गठन के अनुसार सही क्रम में दर्शाना है। तो देखिए, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का गठन कब किया गया था? तो नागालैंड का गठन 1963 में। हरियाणा के गठन की बात करें तो इसका गठन 1966 में। और सिक्किम का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो सिक्किम का गठन 1975 में किया गया था। इनके गठन के सही अनुक्रम में देखें तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके पास विदेशी नागरिकता होती है। तो देखिए, भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास विदेशी नागरिकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, ये भी बात सही है। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है? नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है। ठीक, इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इससे बताना है। देखिए दोस्तों, फजल अली आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सरकारी समितियों का गठन, पर्यावरण का संरक्षण। बताइए, गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है इनमें से कौन सा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी समितियों का गठन। ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। वहीं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें दोस्तों, तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A के तहत इसका उल्लेख किया गया है। लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात करें तो अनुच्छेद 47 में, पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, और सहकारी समितियों के गठन की बात करें तो सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए गांधी विचारधारा पर आधारित है और गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 43 के तहत आता है। किसके तहत? अनुच्छेद 43 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करें तो इसका कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण करना, निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना। ये सभी निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? तो बताइए, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता कौन सी है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लिखित संविधान। लिखित संविधान भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो बताइए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। क्या अधिक है? नहीं, इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति की बात करें तो यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। ठीक है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा इसकी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा क्या है? सीमित है। ठीक है, इसलिए इसका कथन जो है गलत हो जाएगा। वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो पंजाब राज्य में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही अनुक्रम है? देखिए, लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार अगर सही क्रम की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बलराम जाखड़ा, रवि राय, शिवराज पाटिल और पी.ए. संगमा ये सभी कार्यकाल के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम में हैं। बलराम झाखड़ा की बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1989 तक 1980 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल होता है। रवि राय का कार्यकाल 1989 से 1991 तक, 1989 से 1991 तक।
और शिवराज पाटिल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल चलता है। वहीं P.A. संगमा के कार्यकाल की बात करें तो 1996 से लेकर 1998 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई के काल में। देखिए दोस्तों, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो ये किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? तो इससे भी जान लीजिए, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, चलिए 26 नंबर देखते हैं। इसमें अधिनियम और उसके संशोधन को मैच कराना है। आइए इसे मैच कराते हैं। देखिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये राष्ट्रीय न्यायिक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध से संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें मताधिकार की आय में संशोधन। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीट से संबंधित है। तो इसको मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, राजकीय नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और राजकीय नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो बिल्कुल अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति शासन, जब यह इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तो ये भी कथन सही है। और एक बार स्वीकृति होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन जब लागू किया जाता है तो एक बार इसको स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों? तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, न कि 1 वर्ष के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिणाम है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिणाम है विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना, संविधान संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
देखिए दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जब की जाती है तो विधानसभा का विघटन, उस राज्य की विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है और मंत्रिमंडल भंग हो जाती है और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी नहीं होती है। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर इसका गलत है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि की समझ क्षमता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। बताइए, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 19(1) के तहत। ठीक, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, वहीं विधि के समझ क्षमता, ये आर्टिकल 14 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 के तहत, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21(a) के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और ये सभी, देखिए दोस्तों, ये सभी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अगर हम केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की बात करें, केवल भारतीय, किसकी बात कर रहे हैं? केवल भारतीय व्यक्तियों के मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये इसमें कौन कौन से अधिकार, इसमें कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। ये सभी मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसे याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। इसके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल के समय इसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन को कम किया जा सकता है। ठीक, इसलिए इसका चौथा कथन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ठीक, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के मूल ढांचे की बात करें दोस्तों, तो इसमें 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हत नहीं होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि संविधान में परिभाषित, यहाँ कहा जा रहा है कि संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संविधान के उल्लंघन को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें संविधान में केवल यह बताया गया है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर, न कि उसमें परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा।
और दूसरे कथन की बात करें तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हत नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, महाभियोग में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग एक संविधानात्मक संस्था है, तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किसमें किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है निर्वाचन आयोग का गठन, और यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधानेतर निकाय नहीं, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, इसलिए इसका तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन को दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, तीसरे कथन की बात करें तो संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन से किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन को चाहे लोकसभा चाहे या राज्यसभा किसी भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब देखिए दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, इसमें अनुच्छेद और उसके उपबंध दिए गए हैं, इससे मैच कराना है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ये सभी क्रम से सम्मिलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में, किस अनुच्छेद में? 129 में यह उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय निकाय के चुनावों का संचालन करता है। यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल के चुनावों का संचालन करता है, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। स्थानीय निकाय के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसलिए पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल। उपर्युक्त में से किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? इनमें से बताइए कितने में द्विसदनी विधानमंडल है। देखिए दोस्तों, भारत में कुल 6 विधानमंडल हैं। कुल 6 राज्यों में विधानमंडल हैं। कितने राज्यों में? 6। कौन कौन से राज्यों में? तो देखिए, पहला की उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है। दूसरा, बिहार में विधानमंडल है। तीसरे राज्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र में। चौथे राज्य की बात करें तो कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश, और कहाँ पे विधानमंडल है? तो और तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना। ये 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है किन दिए गए राज्यों में किसमें द्विसदनी विधानमंडल है। तो देखिए, इसमें तेलंगाना और बिहार, ये दोनों राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जनपद में की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्योदय महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर के संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो स्वरवेद मंदिर के संदर्भ में अगर बात करें तो यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। ये बात बिल्कुल सही है। इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। ये भी कथन सही है। इसका दोनों कथन सही, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के संदर्भ में CBRE द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दिए। यहाँ जिला और एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद को मैच कराना है। महोबा की बात करें तो महोबा गौरा पत्थर, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, बरेली की बात करें तो चरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद। ये एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल हैं। ये सभी सही सम्मिलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव 2023 की थीम क्या है? तो संस्कृति उत्सव 2023 की थीम की बात करें दोस्तों तो इसकी थीम है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक मुफ्त समाधान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण करने के लिए प्रारंभ की गई। इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, एक मुफ्त समाधान योजना की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया गया है। इसे 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। दोनों कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सिधियामा, बाराबंकी के सिधियामा ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। काशी तमिल संगमम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, काशील तमिल संगमम की बात करें तो मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि नहीं थे। ठीक, ये कथन गलत है। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 देखते हैं। दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद द्वितीय स्थान पर है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कौशाम्बी। देखिए दोस्तों, पहले डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद द्वितीय स्थान पे है, जबकि डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे दोस्तों तेलंगाना का तिरियानी कुमरम भीमा ब्लॉक, ये प्रथम स्थान पे है। ठीक, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य अयोध्या ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। इस ऐप से अयोध्या में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, दिव्य अयोध्या ऐप की बात करें तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, अपितु इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। इस ऐप से अयोध्या में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।